हेलो स्टूडेंट, व्हाट्सअप कैसे हो सभी। मेरा नाम अफराज अहमद है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट फिज़िक्स ऑफिशियल के अंदर। कल हमने जो लेक्चर अपलोड किया था वो था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है बिकॉज आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स के बारे में, ब्रांचेस के बारे में, क्या कुछ करता है, कहाँ तक है, क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, सब हम डिस्कस करेंगे आज। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो बच्चे मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए ये तो बड़ा अच्छा ही मौका है कि फर्स्ट वीडियो के अंदर ही उनको इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर मिल रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स क्या होता है। तो मैं इसके आपको 3-4 डेफिनेशंस लिखाऊंगा, तो आपने हर एक डेफिनेशन को अच्छे से समझना है। तो चलिए हम डेफिनेशंस की बात करते हैं फ़िज़िक्स। सबसे पहले जो फ़िज़िक्स वर्ड है ये आया कहाँ से, फिर हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना है ये ग्रीक लेटर है। ये क्या है? ग्रीक लेटर है। और सबसे पहले ग्रीक लेटर तो है, लेकिन सबसे पहले फिजिक्स वर्ड यूज़ किसने किया था? तो अपने याद रखना है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है सबसे पहले फिजिक्स का वर्ड जो यूज़ हुआ वो किसने किया था? एरिस्टोटल ने। और कब? 350 BC। इसका क्या मतलब है? BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 350 साल पहले। यानी अगर हम टाइम नोट करें तो अभी 2000 चल रहा है, तो यानी ऑलमोस्ट 2300 ईयर अगो ये फिज़िक्स का वर्ड यूज़ हो चुका था। तो इसलिए हम कभी कभी क्या कह देते हैं कि एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ फिज़िक्स भी कह देते हैं। ये भी अपने याद रखना है कि कभी कभी हम ये भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फिज़िक्स का फादर न्यूटन और गैलीलियो को मानते हैं बिकॉज सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया, इसने तो सिर्फ वर्ड दिया था। तो फिज़िक्स जो वर्ड है ग्रीक लेटर, कौन सा ग्रीक लेटर है? फ्यूजिस। ये वो वाला फ्यूजेस नहीं है, बल फ्यूज नहीं करना आपको। ये फ्यूजेस का मतलब है नेचर। यानी फिजिक्स एक ग्रीक लेटर वर्ड है फ्यूजेस, जिसका मीनिंग क्या होता है? नेचर। मीन्स नेचर। और सबसे पहले ये वर्ड किसने यूज़ किया था? एरिस्टोटल ने। और फ्यूजिस वर्ड जो है ये ग्रीक लेटर है और एरिस्टोटल ने इसको यूज़ किया था। ओके। अब फ्यूजिस वर्ड का मतलब हमने बताया आपको, ग्रीक के अंदर क्या कहते हैं इसको? हम नेचर कहते हैं। नेचर का मतलब होता है कुदरत। क्या मतलब होता है? उर्दू मुझे इतना अच्छा आता नहीं, बट आई विल ट्राई इट। कुदरत। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ बता देना, बिकॉज उर्दू मेरा थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, वीक है। कुदरत, या अगर मैं इसको जस्ट अ मिनट ऐसे लिख देता हूँ मैं, नेचर। कुदरत। ओके। तो नेचर का मतलब हो गया कुदरत। अब सबसे पहले जो फिज़िक्स की डेफिनेशन आई थी वो डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास काफ़ी सारे डेफिनेशंस हैं, मैं हर एक आपको बड़े डिटेल में समझाऊंगा। फिज़िक्स डेफिनेशंस स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, आज आप महसूस करोगे कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है फिज़िक्स पढ़ने का। आज के लेक्चर के अंदर आप बोर नहीं होंगे, इतनी मुझे उम्मीद है कि इतना कुछ मैं आपको बताऊंगा, इतना कुछ न्यू आपके लिए आएगा जो आज से पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन आप बचपन से एक डेफिनेशंस पढ़ते आते हैं। डेफिनेशंस 10th में भी आपने पढ़ी होंगी फिज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स जो है ये क्या करता है? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिनाज और नेचर के बारे में हम इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब नेचर क्या है? मैंने आपको बताया कुदरत, और कुदरत की तरफ से जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं, ग्रेविटी है, अर्थक्वेक का आ जाना, बारिश का बरसना, फ्लड्स का आना, ये सब के सब फिज़िक्स है भाई, सब के सब कुदरत की तरफ से होता है। इंसान का मरना, इंसान का जीना, सन का देखो, सन अराउंड घूम रहा है अर्थ के, सॉरी अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, सन अपने एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं, हर एक चीज़ घूम रही है। तो ये सब हम किसके अंदर स्टडी करने वाले हैं? फिजिक्स का जितना भी नेचुरल फिनोमेना है सब इसके अंदर हम स्टडी कर देते हैं। तो इसलिए हमने फिजिक्स की क्या डेफिनेशन बनाई कि फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? नेचुरल फिनोमेना। नेचर और नेचुरल फिनोमेना की हम इसमें बात करते हैं। ये थी नंबर 1 डेफिनेशन।
नंबर सेकंड डेफिनेशन देखो आप। देखो ये बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, नेचुरल फिनोमिनास कितने हम काउंट करते रहते। देखो लॉट्स ऑफ नेचुरल फिनोमिनास, काउंट करने बैठो तो हमारे पास लिखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, इतने ज़्यादा नेचुरल फिनोमिनास थे। साइंटिस्ट को थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये डेफिनेशन हमने बना तो दी, लेकिन कितने नेचुरल फिनोमिनास हम काउंट करते रहेंगे इसमें बैठ के। इसलिए उन्होंने इसको प्रिसाइज़ किया। क्या किया? प्रिसाइज़ करके इसको माइन्यूट करके डेफिनेशन बनाई, क्योंकि साइंटिस्ट को बड़ी दिक्कत होती है लंबी लंबी चीज़ें याद करने के लिए। जैसे आप बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, आप भी हमेशा शॉर्टकट ट्रिक्स ढूंढते रहते हो, इसलिए साइंटिस्ट भी हमेशा क्या करते थे, विद इन वर्ड्स के अंदर किसी चीज़ को कंक्लूड कर देते थे। तो इसलिए इस डेफिनेशन को उन्होंने कंक्लूड किया और क्या कहा कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इसके अंदर हम मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं एंड देयर इंटरेक्शन, और इनके आपस में क्या है, इंटरेक्शन। देखो ये नंबर सेकंड डेफिनेशन है, मैटर और एनर्जी की स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। क्या मतलब हुआ, जहाँ तक मैटर है वहाँ तक मान लो फिजिक्स है। जिस जिस जगह आपको मैटर मिलेगा वहाँ वहाँ पर फिजिक्स होगी, जहाँ जहाँ पर आपको एनर्जी मिलेगी वहाँ वहाँ पर क्या होगा, फिजिक्स होगा। अब ऐसा यूनिवर्स के अंदर तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैटर ना हो। अगर कोई मैटर नहीं है तो इट मीन्स वो एनर्जी तो है ही है। जैसे फोटॉन की भी अगर आपको एग्जांपल दे दूँ, फोटॉन के अंदर मास नहीं होता, बट फोटॉन के अंदर एनर्जी होती है। किस तरीके से फोटॉन के अंदर एनर्जी होती है, सोचो ज़रा आप। हम कभी धूप में बैठ जाते हैं, धूप में हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी वार्म होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों वार्म होती है? बिकॉज हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, सन से। सन से कौन लेकर आता है, फोटॉन्स लेकर आते हैं। ये अपने याद रखना है, फोटॉन इज द एनर्जी पैकेट्स। ये भी आप एक याद रख लो, आपके लिए बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आ गया। फोटॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? मैंने आपको कहा है आज अब हर एक चीज़ नहीं सीखने वाले हो। फोटॉन, फोटॉन एक पार्टिकल है, तो याद रखना फोटॉन पार्टिकल है, और इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ये बात आपने याद रख लेनी है, एनर्जी पैकेट होता है, ठीक है। फोटॉन का मास तो नहीं है, यानी मैटर इसमें नहीं है, बट इसमें एनर्जी ज़रूर है। तो इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो जो मैटर और जिसमें एनर्जी ना हो। तो ये जो इसको स्टडी करता है मैटर और एनर्जी को, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या हमारे पास फिजिक्स होती है स्टूडेंट। अब अगर मैं मैटर की बात करूँ तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कितने टाइप्स ऑफ मैटर हैं, कितने टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, 3 टाइप्स ऑफ मैटर हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं, 3 टाइप के मैटर नहीं होते। टिल डेट टाइम 6 टाइप ऑफ मैटर डिस्कवर्ड हो चुकी हैं स्टूडेंट। हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, सच में कितनी टाइप्स ऑफ मैटर है, 6 टाइप ऑफ मैटर आज तक डिस्कवर हो चुकी है। मैं आपको नाम लिखाता हूँ उनके, आप लिख लो ना। मैटर की टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। मैटर, नाइन्थ में आपने केमिस्ट्री के अंदर मैटर पढ़ा होगा। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा सॉलिड जो होता है। नंबर सेकंड आपने लिक्विड पढ़ा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं, ये टाइप्स ऑफ मैटर ही हैं। और फिर आपके पास आ गया गैस। बट और कौन से आपके पास 3 मैटर्स हैं, और कौन से 3 मैटर्स हैं आपके पास, सोचो ज़रा। क्या किसी बच्चे को पता है? अगर पता है तो मुझे कमेंट में जस्ट अभी मुझे बताइए, अभी कमेंट करके बताइए कि और कौन से टाइप्स ऑफ मैटर आप जानते हो। 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद मैं फिर आगे आपको लिखाता हूँ। सोचो ज़रा और कौन से टाइप ऑफ मैटर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था आज हर एक चीज़ नहीं सीखनी है आपने। अभी तक आपने फोटॉन सीखा, बिल्कुल न्यू टर्म थी आपके पास, आज तक आपने कभी नहीं सुनी। अब जो बताऊँगा टाइप्स ऑफ मैटर, ये भी आपने कभी ज़िंदगी में सुने नहीं होंगे। देखो नंबर 4 पर हम कहते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये प्लाज्मा एक मैटर है, मैटर की एक टाइप है। नंबर 5 पर आप याद रखना है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट होती है एक, ये नंबर 5 होता है मैटर, कंडेंसेशन स्टेट। नंबर 6 पर फर्मियोनिक कंडेंसेशन स्टेट, फर्मियोनिक कंडेंसेशन स्टेट होती है। तो ये 3 आपने आज तक कभी नहीं सुने थे, वो 3 के बारे में आप जानते हो। इन ब्रीफ में आपको इनके बारे में बता देता हूँ ये क्या होते हैं।
देखिए प्लाज्मा क्या होता है, जब आप किसी भी मैटर को, इन तीनों में से किसी मैटर को 1 लाख डिग्री तक 1 लाख डिग्री टेम्परेचर दे दोगे तो वो जो न्यू स्टेट ऑफ मैटर एक बार बन जाती है, वो क्या होता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हमें कहाँ पर मिलता है, सन के अंदर मिलता है, क्योंकि 1 यानी 1 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो सन के अंदर ही अवेलेबल है इस यूनिवर्स में, और देखो हमारी अर्थ के ऊपर तो अवेलेबल नहीं है। तो प्लाज्मा जो है कहाँ पर अवेलेबल है, वो है सन के अंदर। तो याद रखना प्लाज्मा कब बनता है, जब हम किसी भी मैटर को, इन तीनों में से किसी मैटर को कितना वार्म करें, कितना हीट करें, 1 लाख डिग्री सेल्सियस तक लेकर चले जाएं, तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे स्टूडेंट, प्लाज्मा के ऊपर। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट क्या होता है, बस सुन लो, बाद में मैं आपको बताऊंगा, सुन लो। जितने भी बोजानिक पार्टिकल्स होते हैं इस यूनिवर्स में, दो ही किस्म के पार्टिकल्स हैं, फर्मियोनिक और बोजानिक। नाम सुन लो, बोजानिक और फर्मियोनिक। जितने भी बोजानिक पार्टिकल्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम उनको सुपर कूल्ड बना दें, क्या बना दें, ठंडा बना दें, कंडेंसेशन उनकी कर दें, और कितनी कंडेंसेशन कर दें, 1/1 लाख डिग्री सेल्सियस तक, यानी 1 को किससे डिवाइड कर दो, 1 लाख से, इतना ठंडा अगर आप बना दोगे कौन से पार्टिकल को, बोजानिक पार्टिकल को, तो जो न्यू स्टेट ऑफ मैटर आएगी उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। इसका नाम ऐसा क्यों बना, क्योंकि ये देखो इंडिया का एक साइंटिस्ट हुआ था एस.एन. बोस, क्या नाम था, एस.एन. बोस, और आइंस्टाइन को सब जानते हैं, इन दोनों ने मिलकर इस स्टेट के बारे में बताया था, तभी इनके नाम पर ये स्टेट पड़ गई, जिसको हम क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। और कौन सा पार्टिकल है ये आपने याद रख लेना, कौन सा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, बोसोनिक पार्टिकल्स। सिंपल, आप इतना याद रखो, बाद में हम इसको पढ़ेंगे बोसोनिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको कल ही बताया था कि लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग भी होगा, कुछ नया नया सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए टिल डेट तक अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी, वो सब वॉच कर लो, क्योंकि कंसेप्ट सीखने का टाइम यही है। ये टाइम निकल गया तो फिर कंसेप्ट भी निकल जाएंगे। तो देखो, आपने पहली बार बोसोनिक का नाम सुना होगा, आई होप कि आपने कभी इससे पहले बोसोनिक पार्टिकल का नाम सुना ही नहीं। तो अब याद रखना है, बोसोनिक पार्टिकल को जब हम सुपर कूल्ड बनाते हैं तो हमारे पास एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। सिमिलरली फर्मियोनिक कंडेंसेशन स्टेट क्या होती है, जितने भी फर्मियोनिक पार्टिकल्स हैं अगर हम उन्हें सुपर कूल्ड बना दें तो हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर बनकर आती है वो कौन सी आती है, फर्मियोनिक कंडेंसेशन स्टेट। फर्मियोन पार्टिकल्स जितने भी होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बोसोनिक पार्टिकल है या फर्मियोनिक पार्टिकल है, ये आपका काम है, आपने सर्च करना है, कमेंट में इसका मुझे आप आंसर दीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन से पार्टिकल हैं, बोसोनिक हैं, फर्मियोनिक पार्टिकल हैं। अब स्टूडेंट, हम चले थे डेफिनेशन सेकंड की तरफ से, मैटर की हम बात कर रहे थे, और हम किसकी बात कर रहे थे, एनर्जी की बात कर रहे थे। बट देखो मैटर भी कितने किस्म के निकल गए, 6 टाइप्स ऑफ मैटर हमारे पास आ गए। फिर प्रॉब्लम हो गई हमें फिजिक्स की डेफिनेशन को समझने में, इतनी बड़ी स्टेट ऑफ मैटर हम कैसे याद रख सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा इसको भी कंक्लूड करते हैं, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसको भी कंक्लूड करते हैं। तो अपने नंबर 3 डेफिनेशन जो मैं आपको बताऊंगा, पहले अब ये देख लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ। नंबर 3 डेफिनेशन हम करना स्टार्ट। अब जो आइंस्टाइन था, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसे हम कहते हैं, उसने एक फार्मूला दिया था, वो सबको पता होगा, E = mc² था। इसमें ये E क्या है, तो स्टूडेंट E है एनर्जी, क्या है, एनर्जी है आपके पास। दिस इज फेमस रिलेशन ऑफ आइंस्टाइन, एनर्जी। और इसी, देखो ये M क्या है, हम मैटर भी कह सकते हैं और इसको मास भी कह सकते हैं। और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, इस फार्मूले के तहत क्या उसने कहा कि हम मैटर से एनर्जी बना सकते हैं, एनर्जी से मैटर बना सकते हैं। तो उसने कहा हम यूनिफिकेशन कर देते हैं, हम डेफिनेशन को यूनिफाइड करके इन सिंगल टर्म में हम कह देते हैं, हम ओनली स्टडी करते हैं या तो मैटर की या तो एनर्जी की, हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन को कंक्लूड करके क्या बना दिया, हमने कहा हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मास, या मैटर लिखो, स्टडी ऑफ मैटर और एनर्जी, सिंपल।
तो देखो डेफिनेशन हमने कंक्लूड करके क्या बना दिया कि सिंपल आप याद रखो, या तो मैटर की स्टडी करते हैं या तो एनर्जी की स्टडी करते हैं। इसकी एग्जांपल ये, मास से एनर्जी कैसे मिलती है स्टूडेंट? हम हार्ड मास खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो खाने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। तो आइंस्टाइन ने ये बात कही, और इससे और बड़ी खूबसूरत बात है, एनर्जी से मैटर क्रिएट किया जा सकता है। एनिहिलेशन ऑफ मैटर का कंसेप्ट आप पढ़ेंगे आगे। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में क्या होता है? फोटॉन्स एनर्जी आती है, एनर्जी से क्या जनरेट होता है? पार्टिकल्स जनरेट होते हैं जिसका कुछ मास होता है। याद रखना आपने, उसको हम कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये जो मैंने कुछ बताया आपको अच्छे समझ में आया होगा, 3 डेफिनेशंस। अब अगर हम बात करें कि अब फिज़िक्स के अंदर स्टडी क्या की जाती है, ये तो मैंने आपको बता दिया ना। अब यहाँ पर मैं लिस्ट बनाता हूँ इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल्स की हम स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल्स की हम स्टडी करेंगे। नंबर सेकंड, रेडिएशंस की स्टडी करेंगे। नंबर थर्ड, और हम इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं? एनर्जी की स्टडी करते हैं। नंबर फोर्थ, मोशन ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, फिर किन की वजह से आती है? फोर्सेस का हम इसमें यूज़ करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है। मास की स्टडी करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेस टाइम सब इसमें आता है। मैंने आपको कल भी ये बताया था, टाइम आ गया, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब स्टूडेंट ये आ गया हमारा फिज़िक्स। तो फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स की तरफ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स पढ़ने से पहले मैं आपको इसका स्कोप बता देता हूँ। स्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद क्या रखना है स्कोप के अंदर। आई होप कि आपको ये अच्छे से सारा क्लियर हो गया होगा। फ्यूजिस का मतलब है नेचर, किसने दिया था? एरिस्टोटल ने, जो ग्रीक का था, और इसने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया था। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ। ओके, स्कोप की अगर हम बात करें तो इसका स्कोप बहुत वाइड है स्टूडेंट। देखो, जहाँ तक ये वर्ल्ड अभी तक डिस्कवर्ड हो चुका है वहाँ तक फिज़िक्स है, वहाँ तक फिज़िक्स जाती है जहाँ तक अभी तक वर्ल्ड डिस्कवर हो चुका है। हर एक डोमेन के अंदर कोई चीज़ नहीं छोड़ी नहीं है, हर जगह पर है, हर जगह पर फिज़िक्स है, हर जगह पर। अब कितनी वाइड है, कितनी ज़्यादा एरिया तक घिरी हुई है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने याद क्या रखना है कि कितनी वाइड है। वाइड, वास्ट वाइड एरिया है फिज़िक्स का। नंबर 1 आपने याद रखना है, कहाँ तक इसको हम स्टडी करते हैं? जहाँ तक हमारा यूनिवर्स है, जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ तक हमने अभी तक मालूम किया वहाँ तक अभी तक फिज़िक्स है। जहाँ तक आगे जाएगा वहाँ तक भी फिज़िक्स आएगी। अगर मैं बात करूँ किसकी स्टूडेंट? लेंथ की। अगर हम मास की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले कितना मास तक ये फैली हुई है, तो सबसे छोटा मास अभी तक जो मालूम हुआ वो है 10⁻³ kg। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से लेकर कहाँ तक? 10⁻55 kg तक। तो ये क्या है? मास ऑफ यूनिवर्स। तो इस पूरे में कौन फैली हुई है? फिजिक्स फैली। यहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 10⁻55 kg तक। यूनिवर्स ऑफ मास तक हमारे पास क्या है? फिजिक्स है। अब इसके अंदर कितना कुछ आता है, हम आप सब इसी के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई नहीं, यूनिवर्स से बड़ा कोई नहीं, तो सब कुछ इसी के अंदर लाई कर गया। तो हर एक चीज़ इसी के अंदर आ गई, तो स्कोप आ गया कि हर एक को ये स्टडी करती है। यानी इसके अंदर जितना कुछ भी आता है सब किसके अंदर स्टडी किया जाता है? फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। सेकेंड बात अगर हम करें टाइम की, टाइम कितना है, तो टाइम अपने याद रखना है 10⁻⁻22 सेकंड से लेकर 10⁻18 सेकंड तक जितना कुछ भी है वो सब के सब इसी के अंदर डिस्कस किया जाता है टाइम। अब ये 10⁻22 सेकंड क्या है स्टूडेंट? तो रिमेंबर इट, ये है कितना टाइम लगता है न्यूक्लियस ऑफ एटम को पास करने के लिए। यानी लाइट को अगर हम भेजें तो लाइट कितना टाइम लगाएगी, कितना वक्त उसने लगाना है न्यूक्लियस से गुजरते हुए। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस से कितना टाइम, न्यूक्लियस से छोटा अभी तक कोई डिस्कवर नहीं हुआ। तो न्यूक्लियस इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट वी डिस्कवर टिल डेट। ओके, तो न्यूक्लियस से गुजरते हुए कितना टाइम लगेगा, वही हमारा क्या है, हम उसी को क्या कहते हैं? ये क्या है, हम इसको कैसे लिखें? टाइम ऑफ न्यूक्लियस। हम ऐसा कह सकते हैं, यह है
टाइम फॉर विच लाइट passes through nucleus। ओके, अब स्टूडेंट इसको देख लीजिए 1 मिनट। ओके, तो ये जो टाइम था ये टाइम है टाइम फॉर विच लाइट पासिस थ्रू द न्यूक्लियस या लाइट क्रॉस द न्यूक्लियस। ठीक है, अब वो वाला टाइम कौन सा 10⁻18 वाला, वो है लाइफ ऑफ सन। याद रख लेना आपने, ये क्या है, लाइफ ऑफ सन। मास अगर देखा जाए तो ये वाला है, टाइम अगर देखा जाए तो ये वाला है, और नंबर 3 पर है लेंथ। कितने एरिया तक, कितनी लेंथ तक फैला हुआ है, तो मैं आपको बता दूं 10⁻14 मीटर से लेकर 26 मीटर, ये है रेडियस ऑफ एटम, सॉरी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ये। और ये क्या है, यूनिवर्स का डायामीटर हम कह सकते हैं, यूनिवर्स का डायामीटर या रेडियस डायामीटर ऑफ यूनिवर्स। ओके, इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है 10⁻26 मीटर तक। और ये कितना है, 10⁻26 को छोटी सी टर्म नहीं है स्टूडेंट, 10 के आगे 26 जीरो प्लेस कर दो तो जितना नंबर बनेगा वही है हमारा डायमीटर ऑफ यूनिवर्स। और 10⁻14 मीटर इतना ज़्यादा छोटा है कि 1 को डिवाइड करो 10⁻14 से, यानी 1 के आगे आप कितने जीरो लगाओ, 14 जीरो को 1 से डिवाइड कर लो, जितनी छोटी टर्म आएगी उतना छोटा हमारा न्यूक्लियस है। सबसे छोटा न्यूक्लियस, सबसे बड़ा यूनिवर्स। इसके बीच में जितने भी फिनोमिनल्स आते हैं वो सारे के सारे किस में स्टडी किए जाते हैं, वो है हमारी फिजिक्स के अंदर स्टडी किए जाते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, फिनोमिना इन बिटवीन दीज ऑल दीज, वो सारे के सारे हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंदर। ओके, देख लो यहाँ पर ऑल फिनोमिनास और स्टडीज और स्टडी, जितने भी फिनोमिनास होंगे वो सारे के सारे स्टडी किए जाते हैं इनके अंदर। ये जितना मैंने आपको बताया इनके अंदर ये सभी के सभी फिनोमिनास क्या किए जाते हैं स्टूडेंट, डिस्कस किए जाते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो लेक्चर तो हमारा थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मैं सिर्फ आपको ओरली बता देता हूं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। ब्रांचेस हमारे 2 किस्म के ब्रांचेस को हम ब्रॉडली डिफाइन करते हैं। एक को हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, एक को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, या हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ये मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, तो आपके लिए ये एक वर्क है, आपने ये रीड करना है, तो फिर हम कल जब पढ़ेंगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने के लिए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।